हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेट्स। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइए देखिए क्लास 11th और सीए फाउंडेशन वाले बच्चे आज हम जो चैप्टर लेकर आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्लास 11th का जो डीके गोयल की जब आप बुक ओपन करेंगे तो वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आपको दो दो मेरा बच्चा दो नज़र आएंगे चैप्टर्स। एक पे लिखा हुआ सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरे चैप्टर पे लिखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। हो सकता है इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब दोनों चैप्टर को एक ही बना दिया हो। खैर वट हम अब पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, जिसमें हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिक्स सीखना है। मैं आपको एक एक पॉइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम होने की ज़रूरत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इंशाल्लाह। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जैसे कि हम सबसे पहले कोई भी बच्चा होता है आपको उसका नाम पता चलता है, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम रजा है तो आप सबसे पहले पूछते हो बेटे नाम का मीनिंग क्या है। सिमिलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक नाम है। तो आप सबसे पहले पूछोगे ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ ना तुम्हारा नाम क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने नाम को, अपने आप को डिफाइन कर रहा है इस डेफिनेशन में। पहले हम अंग्रेजी पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड देन उसके बाद मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको। उस एग्जाम्पल के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो और क्लियरली डिफाइन हो जाएगा इंशाल्लाह। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू सच स्टेटमेंट which report their profitability and the financial position of the business at the end of the accounting period. ओके, अब तक हमने पढ़ी अंग्रेजी बात है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सपोज कि मेरा जो है एक ठेला है, काय का ऑमलेट का ठेला। मैं ऑमलेट बनाती हूँ, उसके साथ चाय भी बेचती हूँ। बहुत बड़ा ठेला, बहुत बड़ा बिजनेस है अपना, ठीक है। अब जब मैं रोज़ ऑमलेट बनाती हूँ तो एट द एंड ऑफ द डे मैं ये चेक करती हूँ कि भाई मेरे कितने ऑमलेट सेल हुए, कितना स्टॉक मेरे पास अभी बाकी है या कितना नहीं है, मैंने कितना पैसा अर्न करा, कितने लोगों को फ्री में, मतलब फ्री में इन द बेसिस फ्री में पे करा, मतलब फ्री में उनको ऑमलेट खिलाया, और किस किस को खिलाया, उन लोगों को जिन्होंने अभी तक मुझे पैसा नहीं दिया है, ठीक है ना, दैट इज डेटर्स। ओके, तो मैंने क्या करा, अब क्या हुआ, ऐसे करते करते पूरा एक साल गुजर गया। अब जब साल गुजरा तो मैंने ये देखा कि मेरे ऑमलेट के बिजनेस में मुझे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा है तो कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है तो तब कितना हो रहा है। समझ में आ रही है ना बात। पहले तो हमने डे टू डे बेसिस पर देखा कि भाई हो रहा है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद साल के आखिरी में चेक करना बहुत ज़रूरी है कि भाई हमारा प्रॉफिट हो रहा है या प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि एक ऐसा स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें रिपोर्ट करता है, हमें बताता है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। कैसी पोजीशन, फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताएगा कि अच्छा जो भाई जो ओनर है ना हमारा बिजनेस का, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, दैट इज नॉन फाइनेंशियल। ना फाइनेंशियल जहाँ पे पैसा होगा वो जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन की, हमारे बिजनेस की, हमारे ऑमलेट की ठेले की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है जी। कब आएगा, साल के आखिरी में, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अब मुद्दा ये खड़ा होता है कि अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। अकाउंटिंग ईयर वो ईयर होता है जहाँ पे जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक। और वैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैलेंडर ईयर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट मानते हैं या 1 अप्रैल तो 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट मानते हैं। मतलब जो साल गुजर गया हम साल के पीछे मुड़ के देखेंगे, ओ भाई क्या हमारे बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे बिजनेस का फाइनेंस से रिलेटेड पोजीशन क्या है, कितना कमाया, कितना क्रेडिट पे दिया, कितना डेटर्स हैं, समझ में आ रही है ना, कितना स्टॉक पड़ा है, कितना स्टॉक खरीदा था, कितना पिछले साल का स्टॉक यूज करा है। दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें बनती है। कितनी चीज़ें बनती हैं, दो चीज़ें। सबसे पहले जो चीज़ बनती है वो बनती है इनकम स्टेटमेंट और दूसरी बनती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट में दो चीज़ें आती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम प्यार से पीएनएल बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो ये जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट दैट इज इनकम स्टेटमेंट है, वो क्या बताता है, ये बताता है कि हमने पिछले साल, मतलब जो साल गुजर चुका है, उस साल में हमारे बिजनेस ऑपरेशन का नतीजा, रिजल्ट क्या रहा।
अब बिजनेस ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स एक्टिविटी, जो हमने पूरे साल बिजनेस एक्टिविटीज करी, कितने ऑमलेट्स बेचे, कितने कैसे कैसे बेचे, वो जो बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करी उसका रिजल्ट क्या रहा, ये कौन बताता है? इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं। पहले आपको अलग अलग 2 अकाउंट्स बनाना सिखाएंगे, फिर हम आपको दोनों का कॉम्बिनेशन सिखाएंगे, जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, क्या? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारे बिजनेस की एट पॉइंट ऑफ टाइम, इस टाइम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन। फॉर एग्जांपल मेरा ऑमलेट का बिजनेस है, बहुत बड़ा ठेला है, 3-4 ठेले चल रहे हैं हमारे रामपुर में। तो वो जो ठेले चल रहे हैं, मैं साल के आखिरी में देखूंगी मेरे ठेलों की, मेरा जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। समझ में आ रही है ना, कि अगर मैं बेचना चाहूँ अपना बिजनेस तो कितने में बिकेगा, ठीक है ना? गुडविल क्या है, समझ में आ रही है ना? दिस इज फाइनेंशियल पोजीशन। और ये क्या था? ट्रेडिंग एंड पीएनएल। हम ये देखते हैं कि बिजनेस ऑपरेशन से क्या रिजल्ट निकला, ठीक है ना जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहला अकाउंट बनता है ट्रेडिंग, उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो सेकंड है ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यहाँ पे बैलेंस शीट बनती है, वो भी बताऊंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग पे चलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जैसे हम करते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझ लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अब गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, गुड्स को खरीद के बेचने में जो 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 जो, जो एक्सपेंस लगते हैं, ठीक है ना, उसमें उसका जो अकाउंट बनता है, उस अकाउंट को हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। एज द नेम सजेस्ट ट्रेडिंग, हम ट्रेड कर रहे हैं भाई, हम क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। उसमें कितना हमारा खर्चा हुआ, कितना हमें मुनाफा हुआ, वो हम देखने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं वो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना? क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। अब आपको ये प्रॉफिट और लॉस का मतलब तो समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, लेकिन ये जो वर्ड है ग्रॉस, ये समझ नहीं आ रहा होगा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है, फिक्र मत करिए। एक आएगा ग्रॉस, तो ये है, आगे आएगा नेट। तो ग्रॉस और नेट दोनों में डिफरेंस बताऊंगी। अभी थम के रहो मुन्ना भाई, थम के रहो, समझ में आ रही है ना बात जी। आइए, तो आपके नोट्स बना सकते हैं, ये आपके नोट्स मैंने डी के गोयल में से ही बनाए हैं, और ये आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं नोट्स, ठीक है ना? चलिए, ओके। आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक। क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। फॉर एग्जांपल मेरा ये था, ऑमलेट का ठेला था भाई, अब साल शुरू होने वाला है, मैं सपोज 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला लेती हूँ, कैलेंडर को काउंटिंग ईयर मानती हूँ। तो अब जब 1 जनवरी स्टार्ट होगी तो कुछ मेरा 31 दिसंबर का माल होगा ना, पिछले साल का 2021 का। तो वो जो 21 का माल, जो मैं 2021 का माल 2022 में इस्तेमाल करूँगी, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। मैंने पूरे साल कितने कितनी चीज़ें परचेज करी, कितने अंडे खरीदे, कितने मसाले खरीदे, साथ में मैं चाय भी बेच दी, क्योंकि ऑमलेट के साथ चाय का तो जोड़ है ना। तो चाय में कितना दूध लगा, कितना पानी, पानी भी हम जो है एकदम ओरिजिनल बिस्लरी का डालते हैं, तो वो कितना लगा, वो सब परचेज करोगे ना। मसाले परचेज करोगे, मसाले भी हम ऐसे वैसे नहीं डालते हैं, बेस्ट मसाले डालते हैं, ठीक है ना जी। पत्ती, शक्कर, ये सब मैंने परचेज तो करोगे या ऊपर से उड़ के आ रहे होंगे, ले बेटे ले, ले मुन्ना ले, मुन्ना ले, ले मुन्ना ले, नहीं ना? ओके, परचेज रिटर्न। अब हो सकता है भाई मैंने कोई मसाला लिया हो, वो ख़राब निकला हो, मैंने रिटर्न कर रहा हूँ। क्या कर रहा हो? रिटर्न। इसको एक चीज़ और बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड, है ना? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? हाँ, क्यों नहीं रही होगी, ठीक है, समझ में आ रही परचेज। अब उस गुड्स को, मतलब वो बनाने में, ऑमलेट और चाय बनाने में मुझे जो है कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे होंगे, ठीक है ना? वो क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे होंगे, वो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको नीचे दे रखे हैं, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ, इससे एक एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आप समझिए कि मेरा एक बिजनेस है, वो बिज़नेस कुछ ऐसा है कि मैं बाहर से कुछ वो लेती हूँ, शूज़ मंगाती हूँ, ठीक है। और यहाँ इंडिया में लेकर आके, मतलब फ़ॉरेन से शूज़ मंगाती हूँ, और इंडिया में लेकर आके उस शूज़ का मैं क्या करती हूँ, उस शूज़ को मैं करती हूँ थोड़ा मॉडिफाई करके, और उसको इंडिया में और अदर कंट्रीज़ में सेल करती हूँ अपना नाम लगा के, ठीक है। ओके, हयात लिमिटेड,
ठीक है, अब सुनिए, मैंने जो है एक कहीं फॉरेन कंट्री से, सपोज टर्की से, एक शूज़ मंगाए, जो कि शूज़ जो थे, जो जब मैं उनसे शूज़ ले रही थी तो उन्होंने मुझसे बोला, ये सिर्फ एक इमेजिनरी एग्जांपल है, आप इसको दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है, आप हमसे शूज़ तो ले रहे हो, लेकिन ये हमारे इस पर रॉयल्टी पे करना पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा, रॉयल्टी क्या? बोले इस पर, ये हमारे गुड्स है, इस पर हमारे पेटेंट है, और जब आप हमारे गुड यूज़ कर रहे हैं और पेटेंट यूज़ कर रहे हो आप हमारे, तो आपको कुछ पेमेंट करना पड़ती है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उनको जो अमाउंट पे करा उनकी चीज़ यूज़ करने के लिए, उनको पता है कि मैं इसका फर्दर बिजनेस करने वाली हूँ, ठीक है। तो उन्होंने जो मैंने अमाउंट उनको पे करा उनका पेटेंट यूज़ करने के लिए, उसको बोला जाता है रॉयल्टी, जो कि कवर हो गया है ये, ठीक है। अब रॉयल्टी के बाद जब वो टर्की से इंडिया आ रहा था, तो वो शिप में आ रहा था, काय में आ रहा था? शिप में आ रहा था, जी जी, टाइटैनिक में आ रहा था वो, ठीक है। अब वो जब टाइटैनिक में आ रहा था तो भाई उस टाइटैनिक के भी कुछ चार्जेस होंगे, हाँ भाई टाइटैनिक के भी चार्जेस होंगे, तो मैंने उस टाइटैनिक को भी चार्जेस पे करा, ठीक है ना। मतलब जो शिप्स में या कार्गो में जो पैसा दिया जाता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा डॉक चार्जेस हो गया। मैम समझ में आ गई बात, ठीक है। अब वो जो शूज़ थे उसमें मैंने रॉयल्टी पे कर दी, ठीक है, यानी कि पेटेंट यूज़ करने का जो पैसा होता है। फिर डॉक चार्जेस, क्योंकि शिप से आ रहे थे, कार्गो से आ रहे थे, तो मुझे पेमेंट करना पड़ी थी, डॉक चार्जेस कवर हो गए मैम, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद उसके बाद मेरा बच्चा, उसके बाद क्या हुआ कि अब वो जब इंडिया आ गए, जब वो इंडिया आ गए, तो वो जो सामान है वो कोई तो लोड करा के लेकर आएगा नहीं मेरे बिजनेस, मेरी जो बिजनेस यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है हयात लिमिटेड, जो जहाँ खुला हुआ है, सपोज दिल्ली में ओपन है वो मेरा, तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे? दिल्ली में। तो दिल्ली तक लेकर आएगा नहीं लेकर आएगा? हाँ, कौन लेकर आएगा? कोई तो लेकर आएगा ना, ठीक है ना, कोई तो कैरिज करेगा, कोई तो फ्राइट करेगा। हाँ, तो जब वो लेकर आएगा, ठीक है ना, वो अपने ट्रक में भर के लेकर आएगा वो शूज़, तो वो मुझे उसको कुछ पैसे देना पड़ेंगे, एक्सपेंस होंगे, मुझे वो एक्सपेंस पे करना पड़ेंगे। तो वो उन एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड या फिर फ्राइट। याद रखना, इनवर्ड बोला है मैंने, क्योंकि आ रहा है इसलिए इनवर्ड, क्योंकि एक होता है कैरेज आउटवर्ड, वो बाद में बताऊंगी, वो अब इसका मुद्दा नहीं है। तो कैरेज इनवर्ड पे करूँ या फ्राइट, ये एक ही बात है, ठीक है। अब जब मैंने ये पे करा, तो उसके बाद वो गुड्स जो है कहीं रखे भी जाएंगे, है ना भाई। जो जहाँ पे ये रखे जाते हैं, मेरे जो यूनिट है उसमें इतना स्पेस नहीं है, उस पर मशीन्स लगी हुई है, उसके बराबर में मैंने गोडाउन बना रखा है, उस गोडाउन में रखे जाते हैं, कि जो गोडाउन मेरा अपना नहीं है, मैं उस पर रेंट पे करती हूँ। क्या पे करती हूँ? रेंट। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करती हूँ, लाइटिंग का मतलब लाइटिंग का बिल पे करती हूँ, वहाँ पे वाटर का बिल पे करती हूँ, ठीक है ना, पावर का बिल पे करती हूँ, और जो कोल गैस यूज़ होगी अभी इसको और फर्दर प्रोसेसिंग में, वो सबका जो मैं पैसा भरती हूँ उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है मैम, समझ में आ गया। उसके बाद वो जो शूज़ हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए कुछ मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, मशीन, ऑब्वियसली बात है भाई, मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। अब मशीन को भी ना खाना चाहिए होता है। क्या खाना होता है उसका? उस मशीन का जो खाना होता है वो होता है इंजन ऑयल, ग्रीस, ये सब चीज़ें होती हैं ना, नहीं होती मशीन में डलने वाली। जी साहब, ये जो खाना होता है उसके भी पैसा मुझे देना पड़ते हैं। वो क्या होता है मेरा? वो होता है मेरा बच्चा, वो उसको हम बोलते हैं स्टोर्स कंज्यूम। अच्छा मैम, समझ में आया। अब ये जो मशीन तक डालने तक का प्रोसेस था, मशीन को चलाने का, मशीन को चलाने के बाद उस शूज़ को पैक करने का, ठीक है ना, और ये जो पूरी के पूरे जो मेरे बिजनेस यूनिट को जो लोग देखभाल कर रहे हैं, जो लेबर्स देखभाल कर रहे हैं, और ये सारा मशीन को चला रहे हैं, शूज़ डाल रहे हैं, शूज़ निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ये भी तो कुछ लोग कर रहे होंगे ना, जिनको मैंने हायर करा होगा। हाँ मैम, बिल्कुल हायर करा होगा, अब बात बिल्कुल सही बोल रही हैं। तो वो लोग कौन है मैम? वो लोग, अच्छा वो लोग लेबर है मैम। हाँ, तो क्या लेबर फ्री की होती है मेरा बच्चा? नहीं मैम, लेबर तो फ्री की नहीं होती है, तो लेबर को भी कुछ मुझे पेमेंट करना पड़ता होगा। वो क्या होता है? वो होता है मेरा वेजेस। समझ में आ रही है ना? तो ये जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई, ये कहानी आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब मेरा मैन्युफैक्चरिंग करने से जो डायरेक्ट खर्चा था वो दर्शा रहा है आपको। तो वेजेस क्या हो गया भाई? जो मैंने लेबर हायर कर रखे हैं उनको जो मैं पेमेंट करूंगी वो क्या होगा? वेजेस। कैरेज इनवर्ड या फ्राइट क्या होगा भाई? जो सामान लाद कर लेकर आ रहा होगा मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक, ट्रक में भर के, छोटा हाथी में भर के, तो उसको कुछ पेमेंट करना होगी, वो क्या होता है? कैरेज इनवर्ड या फ्राइट, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैंने आपको क्या बताया भाई? हमारी जो होती है फैक्ट्री रेंट हो गया, ठीक है ना, जो भी मैन्युफैक्चर करने में जो जो खर्चा आता है भाई, रेंट पे करना पड़ेगा, वाटर बिल पे करना पड़ रहा है, ठीक है ना,
लाइटिंग पे करना पड़ रही है, कोल गैस फ्यूल ये सब कुछ पे करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। हाँ भाई हाँ, तो ये मेरा काय में आता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में। हम समझ में आ रहा है। स्टोर्स कंज्यूम भाई, स्टोर्स कंज्यूम में क्या आता है, स्टोर्स कंज्यूम में आता है भाई मशीन मेरी परफेक्टली चलती रहे, उसमें कुछ खराबी नहीं आए, तो मैं बीच बीच में मशीन को खाना डालती हूँ, जैसे कि ऑयल डाला, ग्रीस वगैरह का यूज़ होता है, तो वो किस में आता है, स्टोर्स कंज्यूम में आते हैं। मैम डॉक चार्जेस क्या होता है, याद तो आ रहा है, अभी आपने स्टोरी में बताया, लेकिन हम इतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है भाई। जो मशीन से सामान लेकर आ रहा है बंदा टर्की से इंडिया में, मशीन को शिप का भी पैसा, टाइटैनिक का पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, कार्गो का देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, डॉक चार्जेस हो गया। रॉयल्टी क्या होता है भाई, माइंस को यूज़ करने में या पेटेंट यूज़ करने में जो मुझे पैसा देना पड़ता है, वो क्या होता है, रॉयल्टी होता है। हम ये भी समझ में आ गया। अब हम ये क्या है, सेल्स। अब भाई क्या मैं अब सपोज शूज़ बनाने के बाद मैं बैठ जाऊंगी क्या, या अपने खानदान वालों को फ्री में बांटूंगी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री मारूंगी क्या ना, सेल करूंगी, नहीं करूंगी, हाँ भाई सेल करूंगी, तो वो क्या हो गया, सेल्स। सेल्स करने के बाद कुछ रिटर्न्स भी आएंगे भाई, कुछ डिफेक्ट निकल गया गुड में, या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो रिटर्न हुआ, दैट इज सेल्स रिटर्न। इसको हम और क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड, इनवर्ड ऊपर क्या था, आउटवर्ड। दिमाग रखना, समझ में आ रही है, दिमाग में रखना पॉइंट्स अपने। फिर बचता है भाई साल। अब क्या हो गया, सारे शूज़ बेच दूं क्या मैं, सारे शूज़ तो हमेशा नहीं बिकते हैं, कुछ शूज़ हमारे रह जाते हैं, शूज़ भी रह जाते हैं बिकने से, मतलब शूज़ क्या है, फिनिश गुड्स। क्या खाली फिनिश गुड्स का ही स्टॉक बच जाता है साल के आखिरी में, नहीं, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, कोल रह जाता है भाई, गैस सिलेंडर में अभी भी गैस रह गई है हमारी, फ्यूल भी बचा रखा हुआ है, ये जो बची कुछ चीज़ें होती हैं, क्या बची कुछ चीज़ें आपके घर में नहीं होती है ना, खाना बन जाता है तो बच जाता है, बच्ची कुछ चीज़ें होती हैं, तो नेक्स्ट डे मतलब साल वो दिन के आखिरी में जो बची कुछ चीज़ें होती हैं, वो आपको क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। वो नेक्स्ट डे जब इस्तेमाल होता है वो क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। समझ में आ रही बात, तो मेरे ख्याल से तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, और इन सबको हम बोलते हैं मोहब्बत से, प्यार से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। थ्योरी जो है आप इसकी पढ़िएगा अपनी बुक से, मैंने आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना जी। आइए, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, देख के मत घबरा जाना, बहुत सिंपल सरल है ट्रेडिंग अकाउंट, एकदम से आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं दे देते हैं आपको बनाने को, ठीक है ना, 4-5 पॉइंट्स देते हैं, इसके अलावा कोई पॉइंट्स नहीं देते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा या जो भी बिक्री होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि इसका जो नेचर होता है, क्या बोला मैंने, जो इसका नेचर होता है, टेढ़ी हो गई, अच्छा, जो इसका नेचर होता है वो कैसा होता है, नॉमिनल नेचर होता है, नॉमिनल, जी साहब, नॉमिनल। नॉमिनल भैया क्या बोलते हैं, नॉमिनल भैया बोलते हैं कि डेबिट में सारे खर्चे लिख दो, सारे नुकसान लिख दो, क्रेडिट में क्या लिख दो, सारे मुनाफे लिख दो, सारी इनकम लिख दो। समझ में आ रही है बात, जी मैम समझ में आ गई मैम, बहुत अच्छे समझ में आ गई, एकदम फर्स्ट क्लास। मैम इसको भी समझा दी, हाँ बेटे समझाती हूँ। आइए, सबसे पहली बात, जब दिन शुरू होता है तो हम पहले देखते हैं कि भैया पिछले साल वो पिछले दिन का लास्ट डे का क्या बचा कुचा है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। जब भी हम अपना नया साल शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई हमारा फ्यूल बचा हुआ है, अच्छा हमारी गैस बची हुई है, हमारा कोल बचा हुआ है, जो जो बची कुछ चीज़ें होती हैं वो हम लेते हैं नहीं लेते हैं, दैट इज टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओके मैम। देन परचेजेस, हम कुछ नई चीज़ें परचेज करते हैं, खर्चा हो रहा है इसलिए डेबिट में करा है, ठीक है जी, परचेजेस। और कुछ रिटर्न हो गया तो माइनस करके बाहर लिख देते हैं मैम, समझ में आ गया। वेजेस, वेजेस मतलब क्या हुआ भाई, जो लेबर्स हैं उनको जो एक पेमेंट करूंगी वो क्या होगा, वेजेस। अच्छा, वेजेस में भी एक और कंसेप्ट है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टू वेजेस एंड सैलरीज। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो अब वह वेजेस एंड सैलरीज क्या चक्कर होता है, और सैलरीज और वेजेस आए तब क्या लिखें, तो मैं आपको ऊपर आई बटन में आप जाइएगा, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि वेजेस एंड सैलरीज हो तब क्या करना है, सैलरीज एंड वेजेस हो तब क्या करना है, तो मैं दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप वीडियो में जाइए और देखिए। टू वेजेस एंड सैलरीज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अरे मैम डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब है। कैरेज इनवर्ड, सामान लाने में, इन लाने में जो जो खर्चा हुआ, मतलब ये ट्रक भर के ला जो लेकर आते हैं उसका खर्चा, गैस फ्यूल एंड पावर, फ्राइट एंड परचेज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक्सपेंसेस, भैया फैक्ट्री की लाइटिंग पे करते हैं, फैक्ट्री का रेंट पे करते हैं, डॉक चार्जेस लग गया, इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आता है, देखो मेन चीज़ क्या है आपको याद रखना है, टू ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, और यहाँ पे बस सिंपल याद रखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इधर क्रेडिट साइड में सेल्स होगी, सेल्स रिटर्न माइनस करके बाहर लिख देना है, और बचा कुचा जो होता है वो भी लिख देना है, दैट इज इस साल का बचा कुचा, दैट इज बाय क्लोजिंग स्टॉक,
ठीक। अब दोनों का टोटल करना, दोनों का टोटल करने के बाद जो सबसे बड़ा है उसको इधर लिख देना, नीचे के लिख देना, ठीक है ना। जो टोटल आए उसको नीचे वाले कॉलम में लिख देना, टोटल वाले कॉलम में। और जो साइड छोटी हो उसको माइनस करके इधर लिख देना। जैसे कि सपोज ये वाली साइड बड़ी है तो मैंने दोनों जगह पे यहाँ पे अमाउंट लिख दिया बड़ी वाली साइड का। ये साइड छोटी है तो बड़ी में से छोटी माइनस करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे। अगर इस साइड हमने बैलेंसिंग फिगर लिखी तो यानी कि प्रॉफिट, कैसा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। इस साइड बैलेंसिंग फिगर आई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंसिंग फिगर का यहाँ पे आया है ग्रॉस लॉस। इतनी चीज़ें याद नहीं रखना है, एक ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इधर सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, 5 चीज़ें याद रखना है। छठी चीज़, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 6.1 या तो 6.2 ग्रॉस लॉस आएगा। दोनों में दोनों नहीं आ सकते, एक ही आ सकता है।